तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास लिविंग वर्ल्ड है, सिस्टमेटिक है, और टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि सिस्टमेटिक मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन मीन्स कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म को, और इस हिसाब से ताकि हम लोग एक डिटेल सिस्टम बना सके, एक डिटेल स्टडी कर सके उन सारे ऑर्गेनिज्म को, जिसमें हम लोग आईएनसी के बारे में बात करते हैं, और इसके हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी में एक हम लोगों ने बुक का नाम लिया था, और उस बुक का नाम क्या है और किसने लिखा था? थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। एलिमेंट्री डीला बॉटनिका, अरे यही तो लिखा था, हाँ थ्योरीज ऑफ। और ये लिखा था किसने? एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले, ठीक है ना। बाद में हम लोगों ने बायनोमियल सिस्टम के बारे में सर आप बुक का नाम वापस ले सकते हैं? थियरीज ऑफ। डीला बॉटनिका। आप क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर थी, लेकिन मैंने नोट डाउन नहीं किया था। तो मैं लिखाता हूँ उसको, ठीक है। थ्योरीज ऑफ, ये उनके उनके लैंग्वेज में है, इसको हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनिका। ठीक है, इनको इन शॉर्ट हम लोग अपने लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। समझ में कुछ आया क्या? यस सर। हाँ, एक बात और है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अपने पास? सर लीनियस। ऐसे बात है, मत क्या करो। अरे बचपन से सुनते आ रहे होंगे ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। बोलो। एरिस्टोटल। एक है आपके पास एरिस्टोटल, एक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल का एक स्टूडेंट है, उसका चेला था, ठीक है ना। तो जो एरिस्टोटल है उसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी प्लस इनको जूलॉजी में इंटरेस्ट था। अब प्लस इसने क्या किया था, प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, हर्ब्स में, शर्ब्स में और ट्रीज में। किसने? एरिस्टोटल ने। और ये इनका जो एज का जो दौर था वो 384 से 322 बीसी में था। समझ रहे क्या? ये सब खैर आपको जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, बेटर रहेगा। ये पता है कि आपको कहाँ लिखना है? क्या हम लोगों ने ये कह दिया था कि सो ग्रोथ इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम लोगों ने लिख दिया था क्या? ये पॉइंट हम लोगों ने ग्रोथ वाला पॉइंट कंप्लीट किया था कि नहीं किया था? किया था सर। ये लिखा था कि ग्रोथ इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो लिखवाया तो नहीं है। निष्का बेटा आपने कैमरा ऑन नहीं किया है? तो सर एक सेकंड कर रही हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला, वो लिखवाया नहीं था क्या? क्या लिखवाया था कि सिनोनिमस विद ग्रोथ? हाँ सर। हाँ सर। और ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ में लिखाया था, लिमिटेड, अनलिमिटेड, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। नहीं। नहीं, नहीं सर। मैंने तो लिखाया था, लिखवाया था ना, नेगेटिव ग्रोथ था, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म।
हाँ सर वो लिखा। हाँ सर वो लिखवाया था। और टाइप्स ऑफ ग्रोथ में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक नहीं लिखवाया था? नहीं। नो सर। हम लोगों ने बात किया था कि माउंटेन्स के बारे में, कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होती है और हाँ सैंड सर। की फॉर्मेशन होती है, हाँ हाँ सर। हाँ एक्सटीरियर होती है। जो हाँ एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी होती है, जो लिविंग में होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। नहीं लिखाया हाँ था? सर लिख लिया। सर लिखवाया नहीं है। अच्छा, लिखवाया सर नहीं। आपने सिखाया था बट लिखवाया नहीं था। अच्छा, तो पहले आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर लो, कहीं पे बॉक्स बना के लिख लेना, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ठीक है, ये कौन है? एरिस्टोटल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। और फादर ऑफ बॉटनी कौन होगा? इनका चेला। उसका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। कौन सा टस? थियोफ्रेस्टस। ये लोग दोनों के दोनों ग्रीक साइंटिस्ट थे, समझ रहे हो क्या? हाँ, इसमें से जो एरिस्टोटल था उसने क्या किया था? एरिस्टोटल एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट into three category, into three groups, or we can say category. पहला क्या है इसका था? shrubs था। सबसे पहले इसका क्या था? herbs था, shrubs था और trees। इन दोनों को आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ब्स बोलेंगे। दिस फर्स्ट वन। जो थोड़ा इससे और बड़े हैं, जो लेकिन ट्रीज को नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? जिससे और बड़ा है, जो सबसे सबसे बड़ा है, जो मतलब जनरली आपको दिखता है बाहर बाहर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। वहीं पर जो आपके पास थियोफ्रेस्टस था, उसने क्या किया? इन चारों में से एक ग्रुप उसने और बढ़ा दिया। अरे बोलो ना। यस सर। उसने अंडर, एक तो हर्ब था, एक शर्ब था, उसने शर्ब से पहले एक कैटेगरी और कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर शर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर श्रब्स। क्या मतलब? थियोफ्रेस्टस। जिनका बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है वो माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। और चौथा क्या है आपके पास इसमें? ट्रीज। ही इज द फादर ऑफ बॉटनी, हाँ कि ना? हाँ। इसने कुछ और कारनामे किए थे आपके पास, उन कारनामों का नाम क्या है? निष्का, आप क्लास में है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने कैमरा ऑन करने के लिए बोला आपको। तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। आप 1 सेकंड बोल के अब 10 मिनट ले लोगे, बात समझ में नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। तो कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा इज मैंडेटरी, आप लोगों को बोला गया है ना। इससे फायदा आपको होगा।
हम बिना देखे भी बोल सकते हैं, सिर्फ विजुअली भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस आपको नहीं आएगी। इससे टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन होता है, एक इंटरेक्शन होती है, टीचर को मालूम चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी कौन ज्वाइन किया है? हेलो, ये आप ही की आईडी है क्या? यस सर, उसमें कैमरा नहीं ऑन कर रहा हो रहा था, इसके लिए ज्वाइन कर रहा है। हाँ, तो उसको उसको आप लीव कर दो, इसी में इसी से करो ज्वाइन। हाँ, तो सर एक सेकंड का। हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया? थियोफ्रेस्टस लिख लिया और बॉटनी लिख लिया। और थियोफ्रेस्टस का एक कारनामा उसने और किया था, वो कारनामे ये थे, इसने कुछ टर्म्स दिए थे, टर्म गिवन बाय टर्म्स गिवन बाय थियोफ्रेस्टस जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनुअल प्लांट के बारे में, नाम सुना है क्या? एनुअल नाम सुना होगा, बाइनियल, पेरिनियल, ये सब नहीं सुना है? हाँ सर। प्लांट्स अलग अलग कैटेगरी में होते हैं कि वो कितने सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, मीन्स अपने पूरे लाइफ साइकिल में कितनी बार वो फ्लावरिंग करते हैं। ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। यस सर। यस सर। कुछ होते हैं बाइनियल जो अपने सीजन में एक बार, मतलब कि एक बार से ज़्यादा करते हैं, 2 बार करते हैं, दैट वी कॉल एज बाइनियल। ये सब टर्म आपको बाद में लिखाया भी जाएगा। और एक होता है पेरिनियल जो कई बार फ्लावरिंग करते हैं। क्लियर है क्या? तो ये जो टर्म कौन कौन दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था। सो टर्म्स गिवन बाय थियोफ्रेस्टस इज एनुअल। ये प्लांट के कैटेगरी हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन कि कितने सीजन में वो फ्लावरिंग करते हैं, देन फिर उनकी डेथ हो जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा बैम्बू प्लांट के बारे में, नाम सुना है क्या? यस सर। देखा भी है? यस सर। हाँ, उसकी एक खास बात है, उनकी उनकी स्टिक बहुत अच्छी होती है, स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टिक बहुत अच्छी होती है। देखा है क्या आप लोगों ने? बच्चों को पीटने में बहुत अच्छा लगता है, उससे थोड़ा सा वो होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं और बच्चों को अच्छे से लगती है। आप लोगों ने कभी नहीं खाया ना? अरे आप लोगों ने उसका मजा लिया कि नहीं, स्टिक का? नहीं। नो सर। वैसे उसे एक फूड भी बनता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बैम्बू कड़ी बोलते हैं। उनके रूट से बनाया जाता है, प्लस बैम्बू से बनाया जाता है। बैम्बू से जो इनिशियली जो बैम्बू ग्रो करते हैं उनसे एक फूड डिश भी बनाई जाती है। जैसे आप लोग वो फूड आइटम में वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? एक वो होता है ना सॉफ्ट सा, व्हाट वी कैन से, अरे वाइट वाइट कलर का होता है ना सॉफ्ट सा, अरे मीठा सा होता है, नहीं मालूम? नो सर। क्या तो बोलते हैं उसको, चलो कोई, जब याद है मैं बताऊंगा। अच्छा, टेस्ट में अच्छा होता है। उसी तरीके से बैम्बू से बनाया जाता है, प्लस बैम्बू के रूट्स की कड़ी भी बनाई जाती है। तो अलग अलग एरियाज पे इनको डिश के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनुअल प्लांट हो गया, मतलब एनुअल टर्म हो गया। इस तरीके से बाइनियल हो गया, ये एनुअल प्लांट ना लिखो, एनुअल टर्म उसने यूज किया फॉर द प्लांट्स। एक है आपके पास क्या? बाइनियल। क्या है? बाइनियल। बाइनियल है। फिर आपका तीसरा क्या है? पेरिनियल। तीसरा क्या है?
ये इन प्लांट्स के लिए 3 कैटेगरी यूज किया कि जो अपने सीजन वाइज ग्रो करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, प्लस एक बात और है, हम लोग थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ एंशिएंट। क्या मतलब? बोलो ना। जो टैक्सोनॉमी है आपका, जो हम लोग बात पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं आगे चल के, इनका इनिशियली कंसेप्ट कौन दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था, और डिटेल स्टडी किया था उसने। बात समझ रहे हो क्या? हाँ इसीलिए हम लोग फादर ऑफ एंशिएंट, मीनिंग जो इनिशियली जो आपके पास टैक्सोनॉमी के बारे में लोग जो अवेलेबल था, वो कौन दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी। बात क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। इसमें प्लांट्स के बारे में बात की थी। क्लियर है क्या? बोलो तो। Yes, sir. यस सर। सो शुड आई प्रोसीड? अच्छा, एक टर्म था सिस्टेमेटिक्स। ये क्या होती है? सिस्टेमेटिक्स क्या होती है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देख के बोल रही हैं? नहीं सर, याद। हाँ, अरे हाँ, उस फूड को बोलते हैं मुरब्बा बोलते हैं, या और आगरा की वो क्या बोलते हैं उसको, एक समझ होता है ना, अरे व्हाइट कलर का खाया होगा ना हम लोगों ने, ऐसे तो मुरब्बा बोलते हैं ऐसे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ मुरब्बा होता क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग। आप लोग इसमें ना सर्च करना बैम्बू का मुरब्बा, आपको उसमें दिखेगा। जो बैम्बू होते हैं ना आपके पास, जो इस तरीके से बैम्बू होते हैं ना, ये वाले इस शेप के, जो इनिशियली जब ये बैम्बू जब ग्रो करता है ना, तो इनके जो यंग वाले स्टेम होती है, उनको काट करके अच्छे से उनको रोस्ट करके इसको वाटर कैन से, मतलब शुगर के सॉल्यूशन में डुबा करके इनको बनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट भी होता है। इसको हम लोग मुरब्बा भी बोलते हैं। ये मुरब्बा अलग अलग चीज़ से बन सकता है। समझ में आ रहा है क्या? लौकी से भी बनता है, पपाया से भी बनता है, अलग अलग चीज़ से इसको बनाया जाता है, मतलब अलग अलग इनका रेसिपी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सो इस तरीके से इनको सर्कुलरली काट करके हम लोग बनाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ तक बात किया था कि नेगेटिव ग्रोथ और पॉजिटिव ग्रोथ बात कर लिया था हम लोगों ने। हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ के टाइप्स। हम लोग 2 बेसिस पे ग्रोथ के टाइप्स पढ़ेंगे। पहला बेसिस है कि आपके पास ये बॉडी में एक्सटर्नली होता है या इंटरनली होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, इन दोनों में ग्रोथ में डिफरेंस होती है। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनालाइज करो, तो
तो आपको वहां पे ये नहीं दिखेगा कि ग्रोथ आउटसाइड से होती है, उसमें आपको दिखेगा इंटरनली ग्रोथ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आज जब से बर्थ से लेकर अब तक अपने बॉडी में कोई एक्सटर्नल ऐसा कुछ ग्रोथ दिख रहा है आपको कि सेल्स बाहर से ग्रो करने लगते हैं? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन चाहे प्लांट में देखो या एनिमल्स में देखो या ह्यूमंस में देखो, ऐसा नहीं होता। जो भी है ऑर्गेन है वो इंटरनली ग्रोथ होते हैं और वो बल्ज आउट होते हैं, और जहां से ऐसे ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होती है या फिर उस तरीके से वो उसका फॉर्मेशन होता है। वहीं पर हम लोग बात करें इसकी नॉन लिविंग की, जिसे सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन होती है। अब जैसे मान लो वेल्केनो है या मान लो माउंटेन का फॉर्मेशन हो रही है, कुछ वेल्केनो इस तरह से तो निकलती है ना, लास्ट में ये कूल होने के बाद क्या माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ऊपर से लेयरिंग बनती है ना, तो नॉन लिविंग का फीचर्स है। समझ में आ रहा है क्या? लिविंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इंटरनली होते हैं सेल्स जो डिवाइड करते हैं, सेल्स जो मल्टीप्लाई करते हैं वो अंदर होती है, जिनकी वजह से हमें ग्रोथ दिखती है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हाँ सर। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो रही है। अब इधर से विंड चलेगा तो सैंड्स यहाँ पे से जमा होंगे। आपको कोई बोलेगा कि सर इधर से जाएगा तो फिर ये खत्म ही हो जाएगा, अगर हवा इधर से चले तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर तो बैरियर भी तो है, सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, आगे ना। तो इस तरीके से सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होती है, जिसे डस्ट पार्टिकल बहुत दिनों तक जमा हो रहा है, जो भी एंशिएंट प्लेसेस है वहां पर किसी चीज का डिपोजिशन हो रहा है। तो इन सब चीज का ऊपर से फॉर्मेशन होना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से लेयरिंग होते होते ऊपर से एक्सटर्नली डिपोजिट होना, ये किसका फीचर्स है? नॉन लिविंग का फीचर्स है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लिविंग नॉन लिविंग को आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे? हाँ। अरे सब बोलो तो। हेलो। हाँ सर। सो एक पॉइंट लिखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ में, इसमें हम लोग 2 पॉइंट की बात करेंगे। पहला है आपके पास एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। पहला क्या है? एक्सट्रिंसिक मींस ग्रोथ फ्रॉम एक्सटीरियर, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया, सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो गया। आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो इसको क्या? अरे जो माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, वोल्केनो जो निकलती है, वो ऊपर से तो डिपोजिट होती है ना, ये दोनों तरफ से निकलते निकलते वो दोनों तरफ जाएगा, और तब कूल होने के बाद वो माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। वहीं पर लिविंग में देखो तो लिविंग में ऐसा कुछ बाहर हमें दिखता नहीं है। इसका मतलब किसी भी लिविंग को देखो वो बाहर से ग्रोथ नहीं करता है, जो भी उसकी साइज में या फिर उसकी लेंथ में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में आपने जो ह्यूमंस की जो लेंथ बढ़ती है वो बोन्स की इलोंगेशन की वजह से बढ़ती है, और जो आपके पास जो नी ज्वाइंट है ना, वो बिल्कुल आपके पास नी ज्वाइंट कुछ ऐसे होती है, जिसमें आपको बता रहा हूँ ना, ये कुछ इस तरीके से होती है। समझने की कोशिश करना। दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। ये ऊपर वाला बोन है ना, मैं ये बन नहीं रहा है, ध्यान से देखना। ये ऊपर से वाला बोन है फीमर, दिख रहा है क्या? ये फीमर है, और नीचे से क्या है? ये टिब्यूला। अरे आपके लेग में 2 बोन होते हैं ना, एक अपर वाला बोन, एक लोअर वाला बोन। हाँ सर। एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ऐसा आप लोगों ने बचपन से सुना है, याद है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आप इसको रख लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा ये, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो ये ऊपर वाला बोन हो गया, नीचे वाला बोन हो गया, दोनों कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और इन प्लेट्स को यहाँ पे प्लेट की एक प्रेजेंस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एपीफाइसियल प्लेट। क्या बोलते हैं? एपीफाइसियल प्लेट। अरे रिपीट करो ना, मैं बोल रहा हूँ एपीफाइसियल प्लेट। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अपने जहां पे आपका नी ज्वाइंट है ना, वहां पे अपना हाथ दो और फील करने की कोशिश करो कि जो सर ने बताया कुछ लॉन्ग टाइप का बोन दोनों ऊपर से नीचे से ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करके मुझे बताओ। ऐसा दिख रहा है क्या आपको? अरे ज्वाइंट को, अपने लेग को मूव करो और कोशिश करो कि जो सर ने बताया कि नीचे से 2 छोटा सा, इतना भी लंबा नहीं होता, जितना मैंने उंगली से बताया इतना लंबा नहीं होता वो, मतलब दोनों कुछ इस तरीके से होते हैं।
दोनों ऊपर से आउटग्रो होते हैं और नीचे से ऐसे होते हैं, दोनों मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, साइड से कवर होती है, उसको लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। अरे छोटा सा जब होता है ना, जो मूव करते रहते हैं, छोटा सा बोल लाइक स्ट्रक्चर, चिपटा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, जो कि नी जॉइंट में वो मूव करने में आसानी होती है। हाँ कि ना? हाँ। तो मैंने क्या बोला, उसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। तो इन्हीं की वजह से ग्रोथ होती है। तो जिन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है वो इसी का डिफेक्ट की वजह से रुक जाती है। मतलब वहां पर अगर ब्लॉक हो गया अप टू सर्टेन एज, अगर वो ब्लॉक हो गया तो उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होती है। जो भी अपने बॉडी में एलोंगेशन होती है ना, वो उसी की वजह से होती है। समझ में आया क्या? और मैंने क्या बताया कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है, फीमर। क्या है? फीमर। फीमर। स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक होता है स्टेपिस, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अरे मैं लिखने के लिए नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ ताकि आपके दिमाग में रहे। वैसे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये आएगा। आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं। कितने हैं? वी हैव 7 चैप्टर्स इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और मजा भी आएगा। तो मैंने क्या बोला, दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक ग्रोथ मीनिंग ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। हाँ कि ना? यस सर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, सो वी कैन से ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब पता नहीं मैं आप लोग को लिखा है या फिर इवनिंग में लिखा है, तो मुझे पता नहीं यार। ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। क्लियर है क्या? या वी कैन से बॉडी हटा दो, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। हाँ कि ना? एग्जाम्पल के तौर पर accumulation of materials over a substance over a surface, accumulation of materials। और आप लोग ना, आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर के कुछ बुकलेट क्वेश्चन बैंक है क्या आप लोगों के पास? क्या सर? प्रीवियस ईयर के 33 ईयर्स के पेपर आप लोगों के पास बुकलेट है इसका, एमटीजी का? नहीं। तो आप लोग उसको ले लेना। एक काम करना, मैं आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप उसे बुक ले लेना। मैं आपको बुक दिखाऊं क्या? दिख रहा है क्या आप लोगों को ये वाला एमटीजी 33 ईयर्स? ये तीनों के लिए आप लोग ले लेना, ठीक है ना। इसमें पिछले 33 साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है। मान लो कोई क्वेश्चन आता नहीं है आपको, इनका सॉल्यूशन जो हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है। समझ में आ रहा है क्या? और टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को इसने अलग कर रखा है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग इसको ले लीजिएगा। तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ओवर अ सरफेस, ठीक है ना। ऑन एनी बॉडी सरफेस। नॉन लिविंग में कुछ इस तरीके की ग्रोथ होती है। क्या आप इस बात से एग्री हो? हाँ सर। निष्का? यस सर। क्लास में हो क्या? हाँ। नेक्स्ट है आपके पास इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो बताना इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। क्लियर है क्या? और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दो, ये और अच्छा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। आगे बढ़ो क्या? यस सर। आप लोगों को इन चीजों को थोड़ा एहसास करना है, फील करना है कि जो सर कह रहे हैं वो क्या इस तरीके से क्या कैसे होता है। अपने अगर बॉडी में हम लोग अपने आप को भी देखें या आप किसी प्लांट को देखें, सामने कहीं आपका प्लांट गार्डन में कहीं हो तो आप उसको देखिए
कि जो पत्ते वगैरह की ग्रोथ होती है क्या कभी बाहर से कुछ होती है क्या, या अंदर ही अंदर वो बढ़ते रहते हैं जिनकी वजह से हमें इनका साइज बड़ा होता हुआ दिखता है? अरे आगे ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो क्या होता है कि लिविंग में ग्रोथ इनसाइड से होती है, नॉन लिविंग ग्रोथ आउटसाइड से होती है। अगर हम लोग कंसिडर ये करें, इफ वी कंसिडर लाइक दिस लाइक कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ठीक है, growth from inside means intrinsic growth is the defining property but growth is a not defining property. क्लियर है क्या? क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड एज तक होती है, ग्रोथ लिमिटेड एज तक ही होती है एनिमल्स में। प्लांट्स में तो कंटिन्यूसली होती रहती है। प्लांट्स का क्या है, उसका क्या ठिकाना, वो जब मन तक ग्रोथ करता रहे। अब ह्यूमंस है ना, अब ह्यूमंस हमेशा ग्रोथ कर नहीं सकते, उसको मरना भी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। नेक्स्ट लिखो ग्रोथ के टाइप ऑन दूसरे बेसिस पे, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन। हाँ कि ना। पहला क्या आपके पास, इनडिटर्मिनेट या आगे बोलो, नहीं बोलोगे? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। जैसे आप लोग को अभी आजकल में पैक में मिलता है ना अनलिमिटेड डेटा या अनलिमिटेड कॉलिंग, अगर यूज करते होंगे तो अनलिमिटेड ग्रोथ, वैसे यहाँ पर होता है टिल दियर डेथ, ये होती रहती है। क्लियर है क्या? ये फीचर्स है प्लांट्स का, प्लांट्स में ऐसा होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि ग्रोथ which occurs continuously throughout their life span। क्या मतलब, throughout their life span। एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया लाइफ स्पेन, क्या मतलब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। एंड इट ऑकर्स इन प्लांट्स, इट ऑकर्स इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अरे थोड़ा सा जोर से बोलो ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरे बच्चे एनर्जेटिक हैं। यस सर। क्या बोला मैंने? अरे बोलो तो, बायोलॉजी का स्टूडेंट शर्मा मत, जोर से बोलो। मैंने बोला ग्रोथ वो जो कि कंटिन्यूसली होता रहे, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेड ग्रोथ ना, अनलिमिटेड ग्रोथ। अच्छा मैं भूल गया था। और जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में हुआ करे, और जो कुछ ही अप टू सर्टेन एज तक हुआ करे, इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया लाइफ स्पैन। तो आप में से कोई समझदार बच्चा है जो मुझे इसका डिफाइन करे कि देखो ना यार मुझे आता नहीं होता लाइफ स्पैन होता क्या है, कौन बताएगा मुझे? फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हाँ, तो इस तरह का एक पॉइंट लिख लो। अच्छा बताया, मेरे को याद आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब देखो ना, आपने एक बार बोला मुझे याद हो गया, ऐसा मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, ठीक है ना। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। जैसे ह्यूमंस का है ऑन एन एवरेज 60-70 होता है, किसी का 100 ईयर्स होता है, किसी का 200-300 साल होता है कि नहीं होता है। जैसे पीपल ट्री है, ये 100 साल के ऊपर भी जीता है, 200-250-300 साल जीता है। पहले के जो ह्यूमंस थे वो लंबे लंबे साल तक जीते थे, वे हजारों साल जीते थे, क्योंकि पहले उन लोगों के ना इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही बूस्ट अप था। समझ में आ रहा है क्या? अपने तरह नहीं कि थोड़ा सा कहीं बाहर टहल लिए तो फिर बिस्तर में लेट गए, हो गया। वो दिन भर काम करते थे और मीलों मील दूर वो लोग पैदल चला करते थे। जितना बोलते हैं ना, जितना आराम मिलता है उतना ही बॉडी सुस्त होती जाती है और इनएक्टिव होती जाती है। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर।
निष्का आपको कुछ नेटवर्क इशू है क्या? नो सर। आपने फर्स्ट क्लास में था ना? हाँ। सेकंड में? यस सर। हाँ, ये आपने आप लोगों ने लिख लिया था ये वाला पेज? यस सर। अरे यहाँ पे मतलब मैं इज कॉल्ड, ये मुझे लिखना जरूरी है क्या? इज कॉल्ड ये बोलते हैं, इज कॉल्ड वो बोलते हैं, ये सब लिखना जरूरी है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, मतलब कहीं पे मैं छोड़ दूँ समझ लेना कि उसी का हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं। क्या ये मतलब सर ने इज कॉल्ड लिखाया है नहीं, या इज नॉन है लिखाया है नहीं, ऐसा बोलोगे क्या? नो सर। नहीं नो सर। सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेड ग्रोथ। अरे क्या बोलते हैं? लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड और अरे डिटर्मिनेट अनडिटरमिनेट क्या है? डिटरमिनेट। इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? डिटरमिनेट ग्रोथ। तो आपको टर्म से मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे डिटरमिनेट या लिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या है। तो हम लोग क्या इसको डिफाइन करेंगे कि ग्रोथ विच ऑकर्स, बोलो ना, to a ग्रोथ certain age. विच ऑकर्स अप टू सर्टेन एज, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। विच ऑकर्स ओनली, यस मेरा काफी इतना है, चलो इसको ओनली लिख दो, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाँ कि ना? यस सर। इसको हम लोग क्या Yes, बोलेंगे? sir. डिटरमिनेट बोलेंगे। सो डिटरमिनेट ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? प्लांट्स में ना? एनिमल। ओनली इन एनिमल्स। सही बोल रहे हो क्या? अरे बोलो ना। Animals. यस सर। हाँ, एनिमल्स में। इट ऑकर्स इन एनिमल्स, इट ऑकर इन एनिमल्स। हम लोग भी एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स हैं ना? अरे शर्मा मत, Yes, बायोलॉजी sir. स्टूडेंट हो, एनिमल्स है ना हम लोग? हाँ एनिमल यस किंगडम सर। के अंदर आते हैं, वो भी कौन सा? कोर्डेटा में। कोर्डेटा में कौन सा? वर्टिब्रेटा में। उसमें भी कौन सा? मैमल्स में, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. नॉट इन प्लांट्स। तो आप लोग कोशिश ये करो ना, जहां पर कुछ ऐसा है ना कि हाँ किंगडम आ गया, तो आपके दिमाग में सारे चीज रन करना चाहिए। किंगडम है, डिवीजन होगा, प्लांट है तो डिवीजन होगा, एनिमल है तो फाइलम होगा। उसके अंदर फिर क्या होगा? हम लोग अलग अलग ऑर्डर का भी यूज करेंगे, अलग अलग क्लास को यूज करेंगे, फिर जीनस को यूज करेंगे, फिर स्पेसीज को यूज करेंगे। और एग्जिडेंस, इस पूरे के पूरे हायरार्की में जो आपके पास अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग टर्म्स हैं, जो के से लेकर एस तक, मीन्स KTC ऑफ जीनियस स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर क्या होती है कि जो जिसका एग्जिस्टेंस होती है एक्चुअली में वो कौन है? स्पेसीज है। किंगडम की एग्जिस्टेंस नहीं है। कभी आपने देखा कि फला किंगडम मूव कर रहा है? ठीक है क्या? फला किंगडम में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, या फला किंगडम कैसे रिस्पायर करता है? कभी ऐसा नाम सुना है क्या आप लोगों ने? आप लोग ये सुना, हाँ हॉर्स ऐसे दौड़ता है, कुत्ते ऐसे भौंकते हैं, हाँ कि ना? तो ये स्पेसीज की एग्जिस्टेंस होती है, नहीं ग्रुप्स की। नहीं ग्रुप्स, ना जीनस का एग्जिस्टेंस है, नहीं ऑर्डर्स का एग्जिस्टेंस है, नहीं फैमिलीज का, नहीं क्लास का, नहीं डिवीजन, नहीं फाइलम, नहीं किंगडम, नहीं सुपर किंगडम, नहीं किसी डोमेन का एग्जिस्टेंस है। जो एग्जिस्टेंस है किसका है? वो स्पेसीज का। जैसे हम लोग क्या है? एक स्पेसीज हैं, और हमारे स्पीशीज का नाम क्या है? हमारे स्पेसीज का नाम क्या है? Sapien. सैपियंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? होमो सैपियंस बोलेंगे। आपसे पूछा जाए कि सैपियंस क्या होती है, तो आपको बोलोगे होमो सैपियंस, क्योंकि स्पेसीज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना बगैर जीनस के, ठीक है ना? ये सब आपको आगे बताया जाएगा कि पहला वाला टर्म को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, जब उसको हमें बोलना हो तो कैसे बोलते हैं, ये आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है ना? कुछ इनके रूल्स होते हैं। सो लिमिटेड ग्रोथ इट ऑकर्स इन एनिमल्स नॉट इन प्लांट्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, इन दिस वी कैन से, एक इस तरह के में पॉइंट लिखो कि जो आपके पास ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? सो सेल डिवीजन के थ्रू क्या होती है? इसमें ग्रोथ हुआ करती है, हाँ कि ना? हाँ. सेल डिवीजन ऑकर
सर्टेन एज तक तो ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होती है, सेल डिवीजन या लॉस्ट सेल रिप्लेस होती है या फिर ये रिपेयर करती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। occur in certain tissue or cells, certain tissue or cells to replace the lost cell or injured cell। चाहे तो उसका रिपेयरिंग की जाएगी या उनको रिप्लेस किया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ये था आपके पास टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिमिटेशन, कि अनलिमिटेड या लिमिटेड। आगे बढ़ूं क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। बेटा आपका कैमरा ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है मतलब ऑफ है। सो इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम लोग ग्रोथ को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या आपको इस टर्म से कुछ दिक्कत है तो बताओ। मैंने बोला म्यूचुअली या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा मैथ्स में। क्या ये टर्म आप लोगों को समझ में आया क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हाँ सर। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों साथ में नहीं होते हैं। एक टर्म यूज करेंगे हम लोग म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जहां पर रिप्रोडक्शन होगा वहां पर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा। मींस वी कैन से सेल डिवीजन ही उनके लिए रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन ही उनके लिए सेल डिवीजन है। हाँ कि ना? जनरली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपना नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ाता है ना वो। तो अगर यूनिसेलर कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास, ये अपना 1 से 2 सेल बनाया तो सेल डिवीजन तो हो गया, इसका नंबर ऑफ प्रोजेनी तो बढ़ गया ना। अरे हाँ कि ना? हाँ। क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस एज ए यूनिसेलर ही होता है। तो ये एक अलग इंडिविजुअल हो गया, ये एक अलग इंडिविजुअल हो गया। सो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए क्या होती है आपके पास? सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीजन है। इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, अब हायर एनिमल्स में कहीं हम ज्यादा नहीं जाएंगे नहीं, हम ह्यूमंस में अप्लाई करेंगे। ह्यूमंस में क्या होता है, सेल डिवीजन अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होती है। क्लियर है क्या? क्या ऐसा होता है सेल डिवीजन से बच्चे होते हैं? नहीं ना? नहीं। इट हैज अ डिफरेंट प्रोसेस, इट हैज अ डिफरेंट फिनोमेना। क्लियर है क्या? इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर बोथ अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, सिंगेमी होती है, देन फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे फिर क्या होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। हाँ कि ना? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर। अब अभी हम लोग अब तक रिप्रोडक्शन पढ़े नहीं है। जब नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सर क्या कह रहे थे। ठीक है ना? तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये इसमें टाइप्स ऑफ ग्रोथ में नहीं है, ये जैसे हम लोग ने एक टॉपिक लिखा है टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वैसे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसको। ठीक है ना? इन मेजोरिटी ऑफ, आप लोगों ने एनसीईआरटी ले हमने ले लिया है? हाँ सर। नो सर। यस सर। कौन नहीं लिया है? रोचन। क्यों? आपको अलग से इनवाइट करना पड़ेगा? सर आई थॉट कि क्लास वाले प्रोवाइड करने वाले थे ना बुक्स। क्लास वाले मतलब कोचिंग वाले? या वो तो आपको पैकेज देंगे ना, स्टडी मटेरियल देंगे ना। वो तो एनसीईआरटी हमें ही लेना है। जो आपके बुक्स हैं आपके सिलेबस के, जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है आपको लेना पड़ेगा ना। बाद बाकी क्वेश्चन बैंक हम देंगे, मतलब कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए हम देंगे, टेस्ट हम लेंगे और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ये सब चीज़ हम लोग देंगे। जो एनसीईआरटी बुक आपको लेना है ना। ओके ओके। ठीक है ना? या सर। एनसीईआरटी कैसा है, जैसा आपके लिए खाना है। खाना तो आप छोड़ सकते हो पर एनसीईआरटी को मत छोड़ना। अगर मेडिकल निकालना है तो एनसीईआरटी को, बायोलॉजी को अपने सीने से लगा रखना। मतलब जहां भी देखो तो आपको सामने जाना चाहिए एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में क्या है, लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड को इतना क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉइंट ये सर आपको आना चाहिए।
जिस दिन आपको ऐसा हो गया तो बायोलॉजी में आपके 360 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आपके तरह बच्चा लाते हैं ना, वो भी आपके तरह मेहनत करते हैं, वो भी 10th करके ही आते हैं, 11th में आते हैं। बहुत बच्चों को इनिशियली कुछ नहीं आता है, आप लोग फिर भी बहुत कुछ आता है। ये आपको करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको आ जानी चाहिए। मैंने आपको दिखाया था ना एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, दिखाया था कि आपको नहीं दिखाया था? मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है कुछ रेड सा, पिंक सा, ब्लैक सा दिख रहा था क्या? एवरीवन, इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किस टर्म का क्या मतलब होता है, कहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? जैसे इधर कुछ लिखा है, दिख रहा है क्या? कुछ इधर लिखा है। आपको मेरे एनसीईआरटी जो मैं आपको मतलब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं सारे पूरे एनसीईआरटी मेरे को अलग अलग पेन से कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा हर पेज में। तो मतलब एनसीईआरटी आपको हर एक लाइन आनी चाहिए। जैसे इधर इधर देखो, दिख रहा है? हाँ दिख रहे हैं सारा पॉइंट्स? Yes, sir. तो एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़नी है, ठीक है ना? और सर आपको सारे चीज़ को एक्सप्लेन करते ही हैं, सारे पॉइंट्स को, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको दिक्कत आ सकती है मैं वो सारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये सारा एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ, तो एनसीईआरटी आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे सर ने पढ़ा है, कम से कम इतना या उससे ज्यादा। हाँ कि ना? हाँ पढ़ोगे मतलब आपको एनसीईआरटी में कमांड होनी चाहिए। आई मीन टू से यू हैव टू गेट कमांड ऑन योर एनसीईआरटी बुक, खास करके बायोलॉजी। सिर्फ 11th का नहीं, 12th का भी। तो 12th अभी नहीं, जब 12th में आएंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल आप 11th में कमांड कीजिए। इनका वेटेज अप्रोक्स वही 55% मान के चलो। 45 मतलब हो गया ना 50%, तो 50-55 क्वेश्चन 11 से आते हैं, रेस्ट 40 या इसके आसपास कहाँ से आते हैं? 12 से आते हैं, ठीक है ना? 55%, 45% या 60 तो बहुत कम जाता है, इसी के आसपास ही रेशियो रहता है, ठीक है ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. निष्का आपने ले लिया ना? हाँ सर। हाँ, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। बेटा रुचि आप भी आज ही ले लो और आज से एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ जो हम स्टडी मटेरियल देंगे वो अलग चीज़ है। हाँ सर, आई थॉट कि क्लास वाले प्रोवाइड करने वाले, सो मैंने नहीं लिया, वरना एनसीईआरटी आपको लेना है, एनसीईआरटी जो बुक्स है ना आपको लेना है, ठीक है ना? ओके सर। आप अपन लोग यहाँ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? ओके सर। मैं आपको क्या, अच्छा आप लोगों को शायद 1-2 दिन में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना? आप लोगों को कॉल कर दीजिएगा, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना? सो इन मेजोरिटी ऑफ, मैंने क्या बोला, मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होती है इसमें? एनिमल्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव ना? एक्सक्लूसिव। हाँ ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। अरे शक्ल मत होना, बात अगर समझ में नहीं है तो बोलो। शक्ल में 12 बजे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतने एक्सपीरियंस इतना मालूम चल जाता मुझे। शक्ल में मुस्कुराहट होती है तो मालूम होता है कि हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? और फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे बच्चों की शक्ल में 12 बजे हूँ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है तो मुस्कुराते रहो, नहीं समझ, अगर शक्ल बनाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं इतने टाइम से पढ़ा हूँ मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है ना? सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव ना? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर।
तो मतलब सिंपल टर्म्स में ये एक दूसरे के बाद ये जरूरी नहीं कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। ये दोनों कैसा है, एक्सक्लूसिव ना, inclusive, organisms reproduction and growth, reproduction and growth are mutually inclusive events. Is it clear to you or not? Is it understandable or not? Yes, sir. Yes, sir. इजी लैंग्वेज है या टफ लैंग्वेज है? Easy है sir. Easy. हाँ, तो क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर मैं सवाल ही पूछने वाला अभी आप लोगों का क्लास के एंड में। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स मींस एक दूसरे के साथ होंगे, एक के बाद दूसरा होंगे, ठीक है ना। सो क्या आपको इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए लगता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है? बोलो। सर ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो एक्सक्लूसिव हो, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ग्रोथ तो होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ग्रोथ तो नॉन लिविंग में हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। हाँ तो आपको नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है, नोट्स डाल के एक पॉइंट लिखना है, और अब पॉइंट ये है कि जो भी आपके पास ग्रोथ हो रही है, कि ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है, अभी हमने देखा माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। पहले हम लोगों ने बात किया ग्रोथ का डेफिनेशन, क्लियर है क्या? फिर हम लोगों ने बात किया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं, कि वो प्रॉपर्टीज, मैं भूल गया, कौन बताएगा? निष्का आप बताओ। क्या सर? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? बगैर देख के, बगैर देख के, हेलो, हाँ सर। नहीं पता क्या? नहीं। एक तो आपका कैमरा बंद है, हेलो, यस सर। कैमरा ऑन करो अपना। हाँ सर। अगर देख के बोल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, चलो कोई नहीं, देख के ही बोल लो, लेकिन इसका मतलब आप पढ़ते नहीं है। चलो रिची रोची बोलता हूँ, रोची आप बोलो। चलो मैं आपको रोजी ना, मैं सिंधे बोलूंगा, ठीक है? Okay sir. हाँ बोलो, क्या होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? फिर भी देख के। नहीं सर, वो मैं लिख रही थी। अच्छा, लास्ट पॉइंट सर, इंट्रिंसिक वाला ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? किन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे? मैं इसका डेफिनेशन लिखवाया था। हाँ सर। क्या मतलब आपने रिवाइज किया नहीं है इसलिए आप भूल गए? सर याद नहीं है। वेरी बैड, आप गंदे बच्चे हो। सर ग्रोथ ग्रोथ क्या? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स तो है, मैंने पूछा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन ये होती क्या है? पार्वती आप बोलो। Sir, the properties which are present in all the organisms without any exceptions. ये तो मैंने लिखाया था ना। चलो ठीक है, हाँ, आपको सर। मेन डेफिनेशन याद नहीं है, ये तो कह सकते हो ना। वो सारे के देखो सिंपल लैंग्वेज, मुझे नहीं पता क्या लिखा है सर ने, क्या लिखा है एमएन सर ने, क्या लिखा है मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे उन बात से समझ में आया कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई हो एंड इट हैज नो एनी एक्सेप्शन। इवन कि एक ऑर्गेनिज्म में भी उसका एक्सेप्शन आ गया
तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। क्या अरे अपन को तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करना है ना, यस सर। तो कैसे हम लोग करें, अगर उसका एक्सेप्शन हो तो कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। सो इसमें पॉइंट लिखो, एज growth is seen in both living and non-living, seen in both living and non-living, ठीक है। So as growth is seen in both living and non-living, so it cannot be taken as defining property, taken as defining property or defining property, since it is also applicable to non-living। अरे आगे ना, हाँ, that's why we cannot take it as defining property। क्लियर है क्या? हाँ, growth from inside means we can say intrinsic growth can be taken as defining property। क्या आपको बात क्लियर है? हाँ, अरे आप सबको क्लियर है कि नहीं यार? यस सर। अच्छा, ये आप लोग ईमानदारी से बताओ, कौन कौन रिवाइज करते हैं, कौन कौन रिवाइज नहीं करते हैं? ईमानदारी से, झूठ नहीं। मुझे झूठे बच्चे पसंद नहीं है, झूठे और गंदे। गंदे का मतलब वो जो मैं जवाब ना दे वो गंदे हो गए, झूठे का मतलब वो जो झूठ बोलते हैं। कौन कौन रिवाइज नहीं किया है? सर मैं। और सर मैं। कोई नहीं किया है? पार्वती? सर किया। अच्छा, इसलिए आपने हैंड रेज नहीं किया। देखो अभी ना लर्निंग का स्टेज है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत की बात है। या इतना आप लोगों ने लिख लिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं? यस सर। हाँ, तो इसमें एक पॉइंट आप लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड कर लो कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। माइक थोड़ा ऑफ कर लेंगे आप लोग जिनका आवाज आ रही है। इंट्रिंसिक ग्रोथ फ्रॉम इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, इट कैन बी टेकन एज, बोलो ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, टेकन एज, माइक ऑफ कर लो, जब बोलना हो तब करना, ठीक है। ये था आपको ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट को जो सेकंड आपका टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन। उसमें आप लोगों ने नंबर दिया था क्या? नंबर नहीं दिया तो नंबर दे देना यहाँ पर, यहाँ पे दूसरा लिखो रिप्रोडक्शन। अब इसको देखते हैं ये है क्या। इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आपसे बात कर लूँ, क्योंकि अभी आपका लर्निंग स्टेज है ना, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपके पास टोटल 5 यूनिट है, ध्यान से सुनना। 11th में टोटल 5 यूनिट है, वैसे आपके पास 10 यूनिट है, 5 11th में, 5 12th में। जो अगर हम लोग 11th की बात करें, 11th में आपके पास 22 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 22। हाँ, अभी आप लोग 10 से आए हैं तो बहुत कुछ आपको नया नया लग रहा होगा, थोड़ा वास्ट भी लगेगा। वैसे बुक ज़्यादा मोटी सी नहीं है, बस 12th के बराबर भी है। 12th का मतलब यहाँ पर इसमें भी 5 यूनिट है, और इन 5 यूनिट में आपके पास 16
चैप्टर्स हैं। क्लियर है क्या? इधर 16 है, इधर 22 है। एज कम्पेयर टू 12th ये इजी होता है, मतलब 11 के कंपेयर में 12th इजी होता है। अगर आपका 12th अच्छा रहा तो 11th अगर अच्छा रहा तो 12th बहुत अच्छा जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 11th अच्छा है तो 12th बहुत अच्छा जाएगा, और 11th अच्छा ही नहीं है तो फिर 12th का आता पता नहीं है। आप बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आ जाओगे लेकिन आपको फिर नीट में दिक्कत हो जाएगी। सो मैं कहता हूं कि पहला जो यूनिट है इसमें आपके पास 4 चैप्टर हैं। कितने हैं? 4। ये सब लिखने की चीज नहीं है, आपको किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, इंडेक्स में लिखा हुआ है। जो आपका सेकेंड यूनिट है इसमें कितने चैप्टर है आपके पास? 3। अरे हाँ कि ना? जो अगला यूनिट हाँ। है उसमें भी कितना है? 3 है। पता है मुझे कैसे पता है? क्यों मैंने ऐसे ध्यान दिया, मैंने कई बार देखा है ऐसे। ठीक है? जो फोर्थ यूनिट है इसमें 5 है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जो 5वां यूनिट आखिरी यूनिट है इसमें आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। जोड़ना कितना हो गया? मुझे तो एडिशन भी नहीं आता। आप लोगों को आता है एडिशन क्या? 22 है। 22 हो गया क्या? हाँ 22। तो इस तरीके से ये आपको चैप्टर्स हैं। अगर आप इस टाइम पे रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपका ना वो लैग करते जाएगा, और लैग करने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा मुझे नीट तो निकालना है ना दिमाग में, फिर बाद में आपको प्रेशर बिल्ड होगा। सो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट के दिमाग में ना प्रेशर बिल्डअप ना करें, इसलिए आप वक्त से पहले या टाइम पे रिवाइज कर लो। एक मेरे पढ़ाने के बाद, एक जब आप रात में साइलेंट स्टे उस टाइम, और ये कम से कम टाइम में आप रिवाइज करने की कोशिश करो। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। कम टाइम में अच्छा करना। जिसे जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि कम टाइम दूं ज्यादा पैसा कमाऊं। इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट वर्क। मतलब मैं दिन का 10 घंटा दे रहा हूं, मिल रहा है कितना? 10,000। उससे क्या फायदा है? तो दिन भी दे रहा हूं और मिल भी कुछ नहीं रहा है। हाँ 2 घंटा दे रहा हूँ, 4 घंटा दे रहा हूँ, मिल ले 2-4 करोड़, तो ये ज्यादा काम ठीक है ना? वैसे ही आपको करना है। आपके लिए 2-4 करोड़ क्या है कि आप आधा घंटा दो, 20 मिनट दो, और दे करके पूरे का पूरा लेक्चर को आप रिवाइज कर लो। ठीक है? सो अभी आप लोगों को समझने का वक्त है, समझ जाओ। ये मत सोचो कि सर क्या कह रहे हैं, सर जो कह रहे हैं वो अपने लिए बेटर, वही हमें मानना है। चाहे सर कह रहे हैं, मैम कह रही हैं, जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है। मैं भी कभी आपकी जगह बैठता था। आप लोगों को भी कम स्टूडेंट हम लोग पढ़े, हम लोग 300 स्टूडेंट के बीच में पढ़े हैं। मतलब अपने क्लास में 300 स्टूडेंट होते थे। आप लोग 2 बच्चे हो तो 3 बच्चे हो तो, या मैक्सिमम आपके पास 25 बच्चे हो सकते हैं, 25। सो इस टाइम आपको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे ना फिर आपका ना बैग छूटते जाएगा, फिर आप पे एक प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। अब एकदम ऐसा प्रेशर हो जाएगा कि बोलोगे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आजकल मैं बहुत है ना डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। ये इसलिए है कि आप लोग को सुनते नहीं हो। 11th में बहुत सारी चीज पढ़नी है आपको, और इसके सबसे ज्यादा वेटेज 11th का ही है। मतलब 55% क्वेश्चन यहीं से 11th से ही आएगा। और 11th एक अच्छा बेस है जो आपको आगे ले जाएगा। जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर जाओगे ना, आई होप कि आप लोग कॉलेज जाओ, लेकिन पढ़ोगे तब जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर एक्सपेक्ट करने से क्या फायदा है? मेहनत करना है आपको, कि हम तो आपको पुश कर सकते हैं, धकेल सकते हैं, यहाँ तक कि डांट भी सकते हैं। मारना तो खैर अलाउड नहीं है, डांट सकते हैं, समझा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो वक्त पे समझोगे तो अच्छा रहेगा ना। रोज क्या नाम है निष्का, आप क्लास में हो? यस सर। बात मेरे सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो वक्त पे समझना ही इसको बोलते हैं समझदारी। समझ में बहुतों को आती है लेकिन लेट से आती है, वो समझने से फिर कोई फायदा नहीं। और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आप लोगों को, ये लेक्चर का तो पार्ट नहीं है,
लेकिन जो अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं, क्या मतलब अपीयरिंग का? एग्जाम लिखने वाले। नहीं, एग्जाम देने वाले सब हैं। एक होता है अपीयरिंग, एक होता है ड्रॉपर। अपीयरिंग का मतलब वो जो अभी 11-12 कर रहे हैं, मतलब जो 12 पहुंच गया उसको बोलते हैं हम लोग अपीयरिंग। मतलब आप भी 12 में जाकर अपीयरिंग जाओगे ना, तो इस टाइम पे निकलना बहुत आसान है। इस टाइम पे नीट निकालना, इस एज में 11 जब स्कूलिंग करते हुए निकालना बहुत आसान है। जो स्कूलिंग कर रहे हैं आप लोग, जहाँ यहाँ अपनी कोचिंग से स्कूलिंग कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब आपका स्कूल का टाइम बच रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और जो लोग स्कूलिंग करते हैं उनको स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है और कोचिंग में तो टाइम देना ही पड़ेगा, तो आपको डबल टाइम खर्चा होता है। और जो स्कूलिंग वाले यहाँ पढ़ते हैं, अपने यहाँ से जो स्कूलिंग करते हैं, उनका बेनिफिट क्या है? उनका टाइम बस स्कूलिंग वाला टाइम बचता है और वो सेल्फ स्टडी में टाइम लगा सकते हैं। वहाँ पे कोई अटेंडेंस की चिंता नहीं है, न किसी की, न बस आपको सिर्फ एग्जाम के टाइम जाके एग्जाम देना है, हर चीज से फ्री। समझ में आ रहा है क्या? ये है यहाँ से, मतलब कि अपनी तरफ से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेने का फायदा ये होता है। समझ रहे हो क्या? सो जो मैंने बोला आपको कि इस टाइम पे आपको रिवाइज करना है, मैं चाहता था कि मैं आपको अपना जूलॉजी पोर्शन शुरू करता, लेकिन मैंने कहाँ से शुरू किया? आपको बेसिक से शुरू हो गया, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अभी कुछ दिन बाद मैम आप लोगों का बायोलॉजी क्लास शुरू करेंगे, जिसे अपना खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों का फिर बॉटनी में मैम बॉटनी पढ़ाएंगे, मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है? अपन सब पढ़ाते हैं, लेकिन मैम आपको बॉटनी पढ़ाएंगी, ठीक है? सो यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो आप पे फिर ना बहुत बार टेंशन बढ़ जाएगा, फिर नंबर नहीं आएंगे, फिर और परेशान हो जाओगे, सर नंबर नहीं आ रहे। तो रिवाइज करो, करोगे? हाँ सर। प्रॉमिस? यस सर। कौन सा प्रॉमिस? टूटने वाला है फिर पूरा करने वाला? पूरा करने वाला। नेक्स्ट टाइम में सारा लेक्चर में कंप्लीट चाहिए मुझे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़े क्या? सो हम लोग कहाँ Yes, पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन होती क्या है, कौन बताएगा? रिप्रोडक्शन होती क्या है, कौन बताएगा? एनीवन? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। देख के बोल लीजिए। देख के बोल रही है। हेलो, अरे बोलो तो। अरे बचपन से तो पढ़ते आ रहे होंगे, रिप्रोडक्शन होता है क्या है? सब में होता है, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है। आखिर होता है क्या है? नहीं मालूम? देखो, एक तो आप लोग बोलने में बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बोलने में आपको शर्माना नहीं है। जिनके पास शर्म है, देखो हया की अलग चीज है, जो हर एक इंसान का हया होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ना गैरत नाम की चीज, वो सबके अंदर होनी चाहिए, वो अलग चीज है। पर यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये अलग चीज है, इसमें कोई हया नहीं आनी चाहिए, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। हम पढ़ रहे हैं ना, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हमें आना भी चाहिए, हमें बोलना भी चाहिए। तो मैंने बोला रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपली प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, या सिमिलर जैसा हो या थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कितना सिंपल सा मैंने अल्फाज में बोल दिया। हाँ, इसको जब हम लोग वर्ड के लैंग्वेज में बात करेंगे, आप बेटा क्लास में हो क्या निष्का? यस सर। आप कैमरा ऑन कर तो मुझे मालूम चलेगा आप भी क्लास में हो, क्योंकि आपके सामने फोटो विजिबल नहीं है मुझे, ठीक है? यस सर। अपना कैमरा ऑन कीजिए ना आप। मैम ने आप लोगों से कहा है ना कैमरा मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। नहीं मानेंगे तो नुकसान आप लोगों का, मेरा हो जाएगा, ठीक है? सर हाँ बोलो सर। सर 1 मिनट आप लास्ट स्लाइड दिखाएंगे? लास्ट, हाँ ये वाला, एक 1 मिनट।
सो मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो रिप्रोडक्शन आखिर होता क्यों है? बेसिकली ये मैं तो बात कर ही लूंगा, पहले आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ क्या होता है, मतलब आखिर ऐसा होता क्यों है? लिख लिया आपने? नहीं सर, ये वाला नहीं, इसके आगे का। हाँ हाँ सर, डन। हाँ, मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्शन। आखिर ऐसा होता क्यों है? स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए। हाँ, गुड, ये भी एनसीईआरटी के लाइन जो आपने बोला। सो टू कंटिन्यू द जनरेशन ऑफ अ स्पीसीज, कि अपना जनरेशन कंटिन्यू होता रहे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस चाहते हैं कि हमारा जो जनरेशन है वो डोमिनेंट होता रहे और कंटिन्यू करता रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए अपने पास एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब। मतलब ये क्या है, यूकैरियोटिक नहीं, बल्कि आवाज नहीं आ रही, प्रोकैरियोटिक। हाँ, मतलब इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो ये भी चाहता है कि इसका जनरेशन कंटिन्यू करता रहे और ह्यूमंस को बीमार करता रहे। अरे हाँ कि ना, ह्यूमंस को यस सर। टाइफाइड करवाता रहे, मलेरिया कोस करवाता रहे, चाहे प्लाज्मोडियम जो भी हो, ऐसा करवाता रहे ताकि उसको अच्छा लगे और हमें दिक्कत हो। तो इसको करने के लिए उनके पास एक मेथड है, इसको बोलते क्या हम लोग, रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? जिससे वो अपना स्पेसीज कंटिन्यू करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स खत्म हो जाएंगे। और इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में हर एक इंडिविजुअल का, इवन के जो एंट होते हैं छोटी सी चूंटी, इनका भी एक अपना रोल है। जिसमें से एक अगर गायब हो जाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। आज जो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब इकोसिस्टम दिखता है, इन्वायरमेंट दिखता है, ये इसी की वजह से है। कितने चीज चले जाते हैं इस यूनिवर्स पे, हर किसी का जो जिसको बनाया गया है, हर किसी का अपना अपना रोल है। माउंटेन्स का भी अपना अपना रोल है, भले वो नॉन लिविंग है, उनका काम होता है बैलेंस करना। जो यूनिवर्स को बैलेंस कर रखा है, माउंटेन्स तो अलग अलग जगह पे माउंटेन्स है ना, ये तो है इसका बैलेंस करने का काम। सो हम लोग अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें, बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस है किसका, इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग को प्रोडक्शन करने की प्रोसेस है। सो प्रोडक्शन ऑफ बोलो ना, न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग, या हम लोग एक टर्म और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेनी। अरे हाँ कि ना, यस। इज कॉल्ड सो का मतलब इसलिए नहीं, सो का मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जो अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसमें थोड़ा सा होता है एक हायर क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर बहुत डिफरेंट सेक्सेस, डिफरेंट पेरेंट्स की, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और डिफरेंट गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? लेकिन वहीं पर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वो सिंगल पेरेंट से ही अपना काम चलाते हैं, उसी से हो जाता है। क्लियर है क्या? जैसे ह्यूमंस है या हायर प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म है, इसमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट, जैसे कि क्या है, पोलन ग्रेन्स है और एग है, दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या होता है। अभी आप लोग अभी 10th में आप लोगों ने एग्जाम वगैरह कुछ जो भी दिया होगा आप लोगों ने, टेस्ट पेपर वगैरह, तो उसमें आप लोग कहीं मिला होगा डबल फर्टिलाइजेशन, मिला है क्या? नहीं मिला? डबल फर्टिलाइजेशन जो आपका हायर प्लांट्स है, मतलब एंजियोस्पर्म है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या मतलब, वहां पर 2 मेल गैमेट होती है और एक एग सेल होती है, एक सेंट्रल सेल होती है। जैसे आपने कोकोनट में जो वो पानी पिया है ना,
पानी वो क्या होता है, वो एक एंडोस्पर्म होती है। क्या होती है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या होती है? एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होती है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, हाँ कि ना। तो बेसिकली वो भी एक फर्टिलाइजेशन से बनता है। एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल से बनता है और एक मिलता है, और एक मेल गैमेट एक सेल से मिलता है। इसका सब डिटेल से आएगा आपके पास प्लांट किंगडम में, और इसका डिटेल से आएगा 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, हाँ कि ना। एंजियोस्पर्म बोलो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, सही बोला क्या मैंने? सही बोला? सर एंजियोस्पर्म तो प्लांट होता है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, एंजियोस्पर्म बोलो या फ्लावरिंग प्लांट्स बोलो। क्लियर है क्या? कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। उनके बिना पर ये आपके पास क्या है प्लांट किंगडम में? थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं? जिनके नेकेड सीड होते हैं, और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनका कवर्ड सीड होता है, मतलब फ्रूट्स के अंदर उनके सीड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये एंजियोस्पर्म की फीचर्स है, ये जिम्नोस्पर्म की फीचर्स है। सो यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज अ प्रोसेसिंग फीचर्स जहां पर मोर और लेस कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, और इसका क्या होता है? वेरिएशन भी होता है, हाँ कि ना। हाँ। पेरेंट्स से थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो मिलते जुलते होंगे। क्यों? कि आपके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हो, आपके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स लिया होगा, वो कहीं ना कहीं अपना प्रीवियस जनरेशन से लिया होगा। ऐसे लेते लेते आपके शक्ल, आपका बोली चाली, हर चीज, रहन सहन, कुछ ना कुछ किसी ना किसी आपके प्रीवियस जनरेशन से मिलेगा। अगर नोज की बात करूं, ईयर की बात करूं, डिंपल होता है, आईब्रो होती है, हेयर का पैटर्न होता है, कर्ली हेयर है, स्मूथ सिल्की हेयर है, ये सब का जो पैटर्न है, लिप्स का पैटर्न है, अपने पास चलने का तरीका है, आप राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, क्लियर है क्या? ये सब का सब कहीं ना कहीं आप जीन्स के थ्रू कैरी करते हैं इन इंफॉर्मेशन को। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जीन्स कुछ आधा मेल से आता है, आधा फीमेल से आता है, दोनों के कॉम्बिनेशन होने से एक नया ऑफस्प्रिंग, एक ह्यूमन का या कोई नया प्लांट की नया सीड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? एक नया जायगोट का फॉर्मेशन, जहां से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, आगे ना। सर राइट हैंडेड Yes. लेफ्ट हैंडेड भी मतलब कुछ ना कुछ ये जीन पीछे से से ही आते आता हैं, है। कुछ ना कुछ ये आपका इन्फॉर्मेशन पीछे से आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपके पेरेंट्स राइट हैंडेड थे आप भी वैसे ही हो गए, कुछ इसमें ब्रेन का भी फैक्टर होती है आपके पास। क्लियर है क्या? तो जो अब इनिशियली बच्चा पेन पकड़ना सीखता है ना, तो कभी इससे पकड़ता है, कभी उससे पकड़ता है, तो जो ब्रेन के लिए सूटेबल होती है वो बच्चा वो हैंडेड हो जाती है। आई मीन टू से कि राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, आई मीन इसका मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी आप कुछ आपके अंदर जो कैरेक्टर आएगा वो अपने सामने वालों को देखते तो आप सीखोगे ना। बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता है, सिंपली उनके पास एक दिमाग होती है और वो कुछ ना कुछ उठपटांग करता रहता है, कुछ भी करता रहता है, बच्चा है ना, इसलिए उसको कुछ नहीं कहते हैं लोग। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हाँ जब बड़ा हो जाता है तब फिर उसको कुछ कहा जाता है। मम्मा होती कभी कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को मारती भी है क्योंकि वो इरिटेट हो जाती है ना, तो फिर वो उतना ही प्यार करती है, इसलिए उसका नाम मम्मा होता है। मारती भी प्यार भी करती है, ठीक है ना। सो मैंने क्या बोला कि कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर्स आपके अंदर होंगे, नोज का पैटर्न है, हेयर का पैटर्न है, आईब्रो का पैटर्न है, या फिर चिक में डिम्पल होती है, या फिर ईयर लो फ्री या अटैच होती है, ये सब के सब कैरेक्टर्स आप पीछे से इनहेरिट करते हो। ब्लड ग्रुप कौन सी होगी, हाँ कि ना, मेल होगा कोई, जो ऑफस्प्रिंग हो मेल होगा फीमेल होगा, ये सब के सब जीन्स के थ्रू कैरी होती है। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, इसमें क्या होता है XY होता है, फीमेल्स में क्या होता है XX होता है। फीमेल से तो कोई भी आए वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेल से X या Y आए तो फर्क पड़ जाएगा। अगर Y आ गया तो बन जाएगा मेल, अगर X आ गया तो क्या बन जाएगा फीमेल। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ। सो Yes, sir. तो मैं आपको ये बात कह सकता हूँ
कि जो आपके पास हायर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करती है, जहां पर 2 डिफरेंट गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर है क्या? यस सर। क्या कुछ मैं आप लोगों से सवाल पूछ सकता हूँ? आई थिंक आज के लिए इतना छोड़ते हैं हम लोग, फिर कुछ सवाल देख लेते हैं। पूछो क्या आप लोगों से? हाँ सर। अगर नहीं बताए ना मैं बहुत बड़ा पिटाई करूंगा। ICBN stands for ICBN stands for सर प्लांट्स। ICBN मुझे नहीं पता, प्लांट्स, एनिमल्स और वायरस और माइक्रोब्स। सर बॉटनी। बॉटनी से रिलेटेड, इंटरनेशनल कोड। बॉटनी से रिलेटेड है सर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ओहो, तो आप कैमरा तो ऑन करें बेटा, मालूम चले आप क्या बोल रहे हो। निष्का कैमरा ऑन कीजिए अपना। आप पहले क्लास के नहीं लग रहे हो। हेलो। यस सर। ICBN stands for इंटरनेशनल, आगे बोलो। इसका मतलब आप लोगों ने नोट्स पढ़ा ही नहीं है। सर पढ़ा है सर BN का मतलब बॉटनिक नॉमेनक्लेचर इतना याद है, IC का मतलब नहीं पता। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल फॉर कोड ऑफ जूलॉजी। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था, ठीक है? कब पूछा गया था? 2007 में। अरे बोलो ना। हाँ। अच्छा, लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कौन सा दिया था वो? लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड सिस्टमैटिक। नॉमेनक्लेचर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मोनोमियल, वर्नेकुलर, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। बाइनोमियल। अरे लीनियस ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बेटा वेट स्टूडेंट वेट अ मिनट। हाँ जी सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला कि लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ तो ऑप्शन दिया है, ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कोई पॉलिनोमियल दिया था, कोई वर्नाकुलर दिया था, कोई मोनोमियल दिया था। मोनोमियल तो खैर कोई नहीं दिया था, जो आपका इस तरीके से आपको दिया था। तो इसका लीनियस ने कौन सा दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हाँ, बाइनोमियल सिस्टम कौन दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। एक क्वेश्चन और है, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, ऑप्शन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, ऑप्शन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्पोर बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं, ठीक है? और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो ह्यूमंस में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, हम लोग उसी की बात करते हैं। सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है? अरे सब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो इस तरीके से यस आपको सर। क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपको और है,
फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है। और इतना में ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला वाले से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक है। इनका हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, तब जाके वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ती जाएगी। जैसे बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बेटा देखो मैं लास्ट एक बार फिर कर रहा हूँ, बेटा आप लोग रिवाइज करना, रिवाइज करना, रिवाइज करना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि फला लिमिट कोई लिमिट होता है टेंड्स टू इन्फिनिटी या टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको रिवीजन को क्या करना है, टेंड्स टू 0 ना, रिवीजन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट हाँ, और सर। अपर लिमिट, मुझे फिजिक्स भी आती है, समझे। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो कभी हम लोग लिमिट लेते हैं ना कि हाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये कुछ सेट करते हैं। हाँ अरे कितने पार्ट का आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है। हाँ सर। तो मान लो कोई एक्स स्क्वायर है, कोई फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर में आया, तो आप उसको कैसे करोगे, तो लोअर एक्स स्क्वायर का अपर लिमिट वाला एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट वाला एक्स स्क्वायर, ऐसे तो करते हो। अरे आगे ना, हाँ सर। मुझे इंटीग्रेशन भी आती है, मुझे डिफरेंशिएशन भी आती है, ठीक है ना। सो रिवीजन टेंड्स टू इट शुड बी इन्फिनिटी नॉट 0। जितना रिवीजन उतने अच्छे मार्क्स, उतने अच्छे कॉलेज। अगर पीसीएम में, पीसीएम या पीसीबी में अगर आप सब में इन्फिनिटी रख दिए, आप आई होप इंशाल्लाह कि आप एक कुछ ऐसा नाम से कोई कॉलेज है, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता, पर ये है दिल्ली में। हाँ यस सर। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका सर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि अंसारी नगर न्यू दिल्ली में है, आके ना। हाँ। यस सर। पहुंचना है वहां पर। हाँ सर। बहुत मस्त कॉलेज है वो, बेहतरीन कॉलेज है। मतलब आपको हॉस्टल में मिल जाएगा और आप हॉस्टल में जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, अपने तरीके से रूम सेट कर सकते हो, अपना हॉस्टल है, जैसे मन चाहो। लेकिन हाँ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। एंजॉयमेंट अलग चीज़ है, थोड़ा लिमिट में एंजॉय करना है, और लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करना है। जब डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास ईयर में स्टेथोस्कोप होगा, फिर जब आप ट्रीटमेंट करोगे बस अपने किसके, पेशेंट्स के, तब आपको फील आएगा हाँ सर कुछ कहा करते थे, वो आज शायद फील हो रहा है, ठीक है। हाँ निष्का, समझ में आ रही है क्या? रिवीजन करोगे ना? यस। अब नहीं तो पता मैं क्या करता हूँ, मैं और बच्चों को भी पनिशमेंट देता हूँ। मेरे रूम पे ना एक पंखा है, मैं सबको बांध के मैं ऊपर पंखा में लटका देता हूँ।